नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज पर मैं हूं आपके साथ विवेकानंद। और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम ही उनकी पहचान है। बिहार का बच्चा बच्चा भी उनकी कार्यशैली का मुरीद है। सरकारी महकमा हो या फिर बिहार का बुजुर्ग, हर लोगों के जहन में उनका नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी की। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज से जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक साथ आप लंबे समय से कई सारी जिम्मेदारियां जो है आप निभाते आ रहे हैं। कोरोना काल में जब लोगों के हाथ पैर बंद गए हैं, ऐसे में आपका समय कैसे बीत रहा है? मैं काफ़ी व्यस्त रह रहा हूँ। पढ़ाई का जो कार्यक्रम था और पढ़ाने का, वो दोनों कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कि क्लास में नहीं होता है। मुझे जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भेजते हैं प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पर, और उनको मैं एक एक करके या ग्रुप में मोबाइल पर ऑडियो के ही लेवल से बता देता हूँ प्रॉब्लम्स। जी सर, कई बार हमने देखा है कि जब हम दिल्ली से बिहार की ओर खास करके सफर करते हैं ट्रेनों के माध्यम से, तो कई बार ये हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि बिहार का कहता है बच्चा बच्चा जो है राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होता है। तो कई बार हमने देखा है कि ट्रेनों में लोग ये चर्चा अवश्य करते नजर आते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव की जरूरत है। बदलाव वो इस प्रकार कि उसमें जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसमें आगे आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो है बिहार में राजनीति से अपनी दूरी बना लेते हैं। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या आपकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है या फिर कोई और रुकावटें हैं जो आपको रोकती है? एक अच्छा प्रश्न है, कई लोगों ने इसको पूछा भी है मुझसे। तो मेरा यह कहना है कि जो प्रक्रिया है राजनीति की, जिसमें आप इलेक्शन के दौरान हाथ जोड़ करके हर गली हर मोहल्ले में घूमते चलते हैं कि आप वोट दें, आम जनता से आप वोट मांगते रहते हैं, ये मुझे मेरे ज़मीर को बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की भीख, वो वोट ही क्यों नहीं हो, ये हाथ जोड़ करके नहीं मांगा जा सकता है। और यही कारण है कि मैंने तय किया है कि मांगना नहीं है अब, क्योंकि और बिना मांगे कुछ मिलता भी नहीं है। मांगने का कार्यक्रम तो केवल ईश्वर ही के पास होता है, जहाँ आदमी नतमस्तक रहता है और उनका आशीर्वाद मांगता रहता है। यहाँ किसी इस धरती पर किसी मनुष्य के सामने हाथ जोड़ करके और आशीर्वाद के रूप में मांगना ग्राह्य नहीं है। सर, तो ऐसे परिस्थिति में तो मतलब यही बात हो गई कि लोगों में तो ये अवेयरनेस ही नहीं है। लोग तो आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस तरह है कि अगर कोई नेता अगर लोगों के घर वोट मांगने नहीं जाते हैं तो लोग इस प्रकार उसको नजरअंदाज करते हैं कि भाई वो तो मेरे घर आया ही नहीं मांगने के लिए वोट। तो भारतीय लोकतंत्र का कंप्लीट कर लें आप अपना प्रश्न। तो जो आप जो कह रहे हैं वो वाकई में मतलब एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग क्या है कि 5 साल तो कुछ नहीं करते हैं और लास्ट मोमेंट में जाकर के वोट मांग लेते हैं और फिर वो मतलब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन आपने जो कहा है वो वाकई सही है, यही होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन इस बात को जनता की समझ से मुझे लगता है कि ये बहुत परे है। इसको कैसे समझाएंगे आप? क्योंकि आप बतौर शिक्षाविद जो है आप कई वर्षों से जो है एक क्रांतिकारी कार्य करते रहे हैं। आज आप ही का प्रयास है कि बिहार में गरीब परिवार का बच्चा भी आईआईटी में दाखिला ले पा रहा है। तो इस संवाद को आप कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है जो आपने बात कही है। अगर आपका प्रश्न समाप्त हो गया हो तो मैं उत्तर दूं इसका। जी 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 सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसको एक परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल।
परीक्षा ही है, राजनेताओं की परीक्षा ही है तो सर। इसमें परीक्षार्थी कौन है और क्वेश्चन सेटर कौन है? सर परीक्षार्थी तो राजनेता ही हुए जो वोट मांगने जाते हैं, जनता हो गई परीक्षा लेने वाला, परीक्षा लेने वाली जो जनता, क्वेश्चन सेटर। और परीक्षार्थी हैं जो हमारे राजनेता लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो जाते हैं जी परीक्षार्थी के रूप में। अगर वो सफल जी हो गए तो वो पास हैं और फिर 5 साल वो काम करते हैं। अगर ये बात सही है तो अब अगला जी प्रश्न है कि जो हमको दिखता है इलेक्शन के दौरान, जो परीक्षार्थी है जी वो एग्जामिनर के जी पास हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि मुझे वोट दे दीजिए, आप मुझे नंबर दे दीजिए। जी तो ये कहीं एक्सेप्टेबल है जी किसी परीक्षा में कि जो परीक्षार्थी है वो एग्जामिनर के घर घर जा करके और उससे नंबर मांगता चलता है? जी जी देखा है आपने जी किसी परीक्षा में? जी और अगर ये हो रहा है तो आपको लगता जी है नहीं, कि जी नहीं, जी नहीं, परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा कहलाएगी? जी नहीं। वाकई में लोकतंत्र का आधार तो यही होना चाहिए कि लोग, लोकतंत्र की परिभाषा है, लेकिन परिभाषित जिस तरह से चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया हो रही है मौजूदा वक्त में, वो तो बिल्कुल अलग ही है। तो लोकतंत्र में यही शोभा देगा कि जनता जब अपना खुद उम्मीदवार चुने, लोगों को कहे कि यही हमारा नेता है, लेकिन यहाँ पर नेता जो है पहले खुद से ही खुद को उम्मीदवार घोषित कर लेते हैं। बहरहाल सर, मेरा अगला सवाल ये है कि बिहार में विकास को लेकर आपका क्या पैमाना है, क्योंकि आप 3 क्षेत्रों में लंबे समय से कार्य करते रहे हैं। शिक्षा हो, एक बतौर पुलिस अधिकारी भी आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं, और एक समाज सेवी भी हैं। तो बिहार में जो विकास का पैमाना होना चाहिए वो क्या क्या है आपके लिए? बिहार में ही नहीं विवेका जी, पूरे विश्व जी में एक गलतफहमी हो गई है कि विकास जी का अर्थ होता है आर्थिक विकास। अगर जी कल मेरे पास 5 रुपया था तो आज 5.5 रुपया हो जाना चाहिए, और अगर आज 5.5 जी है तो कल फिर 6 रुपया हो जाना चाहिए। और अगर ये जी होता चला जाता है तो उसको हम विकास कहते हैं। आप जी स्वस्थ हैं कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं, ये जी देखने वाला कोई नहीं है। और इधर जी आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज ने तो तय कर लिया है कि वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं, वो हैप्पीनेस में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। वहाँ के लोग खुश जी रहें, वहाँ के लोग स्वस्थ रहें, वहाँ के लोग मानसिक रूप से फ्री रहें, तनाव में ज़्यादा नहीं रहें। जी ये लोगों ने अपना पैमाना बनाना शुरू किया है। कुछ ही कंट्रीज हैं, और आप पाएंगे कि ये कंट्रीज जी ज़्यादातर वो हैं जो थोड़ा अलग हैं, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं, वो जी ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए, लेकिन खुशी के पैमाने पर, जी हैप्पीनेस इंडेक्स के पैमाने पर वो बहुत आगे हैं। तो हम लोगों को अब तय करना जी पड़ेगा कि हम रुपया लेकर के खुश हो जाएं और हर मोमेंट में ट्राई करते रहें कि हमारा अचीवमेंट जो है वो अगर 10% था तो अब 10.2% हो जाना चाहिए। और ऐसी ऐसी कौन सी प्रक्रिया जी है जिसमें हर पैरामीटर हर समय ऊपर ही की तरफ बढ़े, और अगर नहीं बढ़े तो हम दुखी हो जाएं? ये फाउंडेशन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। यद्यपि कि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूँ, जी मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में ने जो परसेंटेजेस को रेज करने की बात थी, जीडीपी जिसको कहते हैं, उसने कहीं कुछ ऐसी जी विसंगतियां क्रिएट कर दी हैं जिससे कि हैप्पीनेस से हम लोग दूर हो गए हैं, और समवेयर वी हैव गॉट स्टक, कुछ गड़बड़ हुआ है। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो है लंबे समय से आप कार्य करते रहे हैं। पहले से कि आपने पहल की, अब जो है सुपर 100 की शुरुआत की है। क्या लगता है, बिहार को विद्या भूमि कहा जाता है, आज भी बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो है बिहार की शिक्षा जो पद्धति है उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं, आए दिन हमेशा खड़े होते रहे हैं।
कहाँ लगता है कि बिहार में सुधार की गुंजाइश है, सुधार की जरूरत है? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुंजाइश ही गुंजाइश है, और जी जब तक केवल यह सरकारी तंत्र पर हम लोग आश्रित रहेंगे, तब तक ये गाड़ी जी बहुत दूर आगे नहीं बढ़ेगी। समाज को जी इसमें बहुत ही इंटेंस रूप में, सघन रूप में आना जी पड़ेगा और अपना योगदान जी देना पड़ेगा। सरकार जी के पास कुछ फंड होता है और कुछ जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ है, वो बिना समाज के नहीं पॉसिबल है। तो समवेयर वी हैव लैक्ड, और अगर समाज आया भी है तो उसमें विसंगतियां आ गई हैं, और गवर्नमेंट ने एक आध बार कोशिश भी किया लॉ बना करके, somehow वो जी सक्सीड नहीं किया है। जी सर, चूंकि जब भी अपराध पर नियंत्रण लाने की बात होती है तो एक अभ्यानंद मॉडल की बार बार जिक्र होता है। अभी चूंकि विकास दुबे इनकाउंटर केस में भी एक बार फिर से यही बातें उठी है कि अभ्यानंद मॉडल को लाना होगा, तभी जो है अपराध पर नियंत्रण कहीं ना कहीं कर पाएंगे, जो कि बिहार ने देखा है। बिहार में एक काफी हद तक अपराध नियंत्रण हुआ। विकास दुबे इनकाउंटर केस पर आपकी क्या राय है? क्या, जैसे कि बहुत सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है, अगर फर्जी है तो क्या ये जिस तरह से इस एनकाउंटर को किया गया वो एक गलत संदेश है समाज को? इसमें मैं एक बात कहूंगा, ऐसे कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। जी कानून का शब्द तो एनकाउंटर है नहीं। जी कानून ने सिर्फ एक ही चीज को एनविसाज किया है, और वो जी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो जी पब्लिक को भी है और पुलिस को भी है। पुलिस भी जी चूंकि मनुष्य होता है, तो उसके पास भी एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उसको जी हम लोगों ने गलत तरीके से एक शब्द दे दिया है, एनकाउंटर। जी आप इमेजिन करें कि एक पुलिस पार्टी पर अगर गोली चलने लगेगी, तो जी वो किसी भी नियम की बात नहीं करेगी, वो अपने आप को बचाएगी पहले, और उस बचाने जी में हमको गोली लग जा सकती है और मेरे ओपोनेंट को भी गोली लग सकती है। तो जी वो, अगर ओपोनेंट को गोली लग गई तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में लगता है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ लॉ। But as a policy, you cannot say that encounter is a policy. No, it is not. ये, और हमसे कभी कभी हमारे जूनियर्स बात करते थे, तो आई वुड टेल देम कि जी जब पुलिस पार्टी तुम्हारी गई हुई है रेड्स में और वो घिर जाएगी, तो तुमसे जी पूछेगी नहीं कि गोली हम चलाएं या नहीं चलाएं, वो अपने को बचाने के लिए चलाएगी। जी लेकिन कभी भी एज ए पॉलिसी आप इसको वाव नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा पॉलिसी है। तब रही बात कि कंट्रोल कैसे जी होगा, तो कंट्रोल के लिए कानून जी बने हुए हैं। आपके पास अगर क्षमता है कि आप उस कानून को लागू करा सकते हैं, थोड़ा परसिवियर करना पड़ता है, थोड़ा उसके पीछे लगना पड़ता है, थोड़ा उसकी गहराइयों को समझना पड़ता है, उसकी पेचीदगियां होती हैं उसको समझना पड़ता है। यू आर नॉट दी ओनली वन, आपके साथ साथ लॉ मेकर्स हैं एक एंड में, दूसरे एंड में जुडिशरी है, फाइनल स्टेज में एक रिफॉर्मेटरी है। तो ये सब चेन में है और आप उस चेन के एक पार्ट हैं। तो ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के ही जिम में सब कुछ है, बिकॉज पुलिस उस चेन का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चेन का एक पार्ट है। तो आप अपना रोल प्ले कीजिए और कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले कीजिए विथ लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, जो अभी हम बोल रहे हैं वो हायर एशेलॉन्स ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी एंड एडीजीपी रैंक ऑफिसर्स के लिए वैलिड है। Do not confine yourself जी only to the police department. You talk it out with your next, which is the judiciary, which is the legislature. In ये दोनों आपके chains हैं, even the reformatory. जी तो आपको बात करनी होगी, अपनी बात समझानी होगी, उनकी बात समझनी होगी। जी ये हायर लेवल पे बात कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जी सर, बिहार में पिछले कुछ सालों से एक बार फिर से जो है
अपराध अनियंत्रित होता दिख रहा है। चूंकि आप लंबे समय से एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अपराध को नियंत्रण करने में आपका अहम योगदान रहा है, क्या लग रहा है कि कहाँ कमियां हो रही है और क्या वजह है, मूल वजह क्या है? बिहार में बार बार अपराध क्यों बढ़ता और घटता रहता है? अपराध बढ़ना और घटना तो थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन अगर लेट्स से एक्यूट प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सोल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है तो फिर सोल्यूशन भी मुश्किल ही होने लगता है। मेरा अपना मानना है कि जब भी बढ़े तो उसका एनालिसिस तुरंत हो जाना चाहिए टू फाइंड आउट द रीजन, और कानून में कौन सी व्यवस्था कर दें, कौन सा नया टेक्निक लगाएं जिससे कि उसका सोल्यूशन निकल जाए। और हर बार नया टेक्निक मिलता है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। व्हेन आई से हाईएस्ट लेवल, उसमें दो तरह के लोग आते हैं, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, और एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, विच इंक्लूड्स द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द सिविल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये सब लोगों की उसमें सोच होनी चाहिए टू ब्रिंग आउट अ प्लान। वो सिर्फ अकेले पुलिस पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है, बट सबको, तीनों बॉडीज को मिल करके सोचना पड़ता है। जब ये विकास दुबे एनकाउंटर हुआ है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि अपराध की एक मूल वजह जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण है, और विकास दुबे वाले मामले में ये खुलकर सामने भी आया, कई राजनेताओं के नाम जुड़े। चूंकि लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था को लीड करते रहे, आपकी इस पर क्या राय है? क्या कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक संरक्षण जो है अपराध को बढ़ावा दे रहा है, और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में अपराध के बढ़ने का एक मूल कारण है? मैं कोई अखबार में नहीं लिखता हूँ और न ही पत्रिका में लेख लिखता हूँ जी। जब नौकरी में था तब तो नहीं लिखता था, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं लिखता हूँ। मेरा मानना है कि प्रॉब्लम को अगर नहीं सॉल्व करना है तो उसको कॉम्प्लिकेट कर दीजिए। तो सब लोगों को लगेगा अच्छा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंपल है। एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए ए है, उसके इर्द गिर्द में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड किसी प्रोफेशन के रहेंगे जी। तो हमको जब ऑपरेट करना होगा तो हम एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड मान करके और एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और वो एक्स कोई भी रहे, वाई कोई भी रहे, जेड कोई भी रहे, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस अगर है तो जो चार्जशीट ले करना है ले करेंगे, और जो कोशिश करनी है ट्रायल के दौरान प्रोसेस में पुलिस को भी मदद करनी होती है कोर्ट को, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विटनेस एंड एग्जिबिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वो हम कर देंगे। तो वो मेरा एक नेचुरल काम होगा जो हम करेंगे। एक्स कौन है और वाई कौन है और जेड कौन है, वो कोई भी रहे, उसमें मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस दिन जो लॉ की एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो या पुलिस से रिलेटेड कोई महकमा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग ऐसे ही काम करने लगेंगे तो ये सब शब्द अखबार के कॉलम से भी निकल जाएंगे। क्या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में क्या कुछ आप अपने सुझाव रखना चाहेंगे मौजूदा परिदृश्य पे? मुझे रीजंस नहीं पता है, क्योंकि मैं वहाँ अब हूँ नहीं। रीजंस कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ रहता था उस पीरियड में भी जब मैं था वहाँ, तो एक बार बर्स्ट हुआ था बहुत तेजी से, और मुझे फीलिंग हुई कि ये बर्स्ट हुआ है। तो उसमें भी हमने देखा कि हेड ऑफ द स्टेट, जो सिविल हेड होता है, जो पुलिस हेड है, ये ग्रुप मिल करके बैठा और 1 से 1.5 घंटे में सब फैक्ट्स लाए गए, रखे गए, और रीजन पता चला। उस रीजन को टैकल किया गया, अगेन लीगली टैकल किया गया था, जिसका उल्लेख आज कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में भी आया था, कैंसिलेशन ऑफ बेल। वो एक टेक्निक डेवलप की जो पहले कभी हुई नहीं थी, उस लॉ में प्रोविजन था, हुआ नहीं था।
जी तो हर बार जब भी आप प्रॉब्लम फेस जी कीजिएगा तो आपको रीजन आउट करना पड़ेगा, ये हुआ ही क्यों है। इफ यू कम टू नो फैक्ट्स एंड ट्राई एंड अप्लाई लॉ, लॉ में प्रोविजंस मिल जाते हैं, हर समय मिलते हैं, प्रोवाइडेड कि आप माइंड अप्लाई करें उसमें। सर, क्या किसी तरह की आपने राजनीतिक बाधाएं महसूस किया जब आप बताओ डीजीपी थे, आईपीएस अधिकारी थे? क्या आपने किसी तरह का अ, अपराधियों के केस को सजा दिलाने में क्या किसी तरह का आपने राजनीतिक बाधाएं महसूस की? नॉट एग्जैक्टली, पॉलिटिशियंस भी इस समाज के मेन स्ट्रीम के एक अंग है और बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। तो मैंने जी हमेशा उनको ये फ्रीडम तो दिया है कि आप अपनी बात जरूर कहिए, और कई बार उनसे मुझे नई बातों की जानकारी मिली है जो मुझे अपनी एजेंसी से नहीं मिली थी, तो हमने उसको भी वेरीफाई किया। एंड मेनी अ टाइम्स आई फाउंड दैट whatever they said was more correct than what I got through my channels। एक ये बात हुई, लेकिन उसको मान लेने का दबाव नहीं हो सकता है। वो दबाव अगर है तो आप उसके लिए जिम्मेवार हैं। क्यों, आप क्यों मानते हैं उसको? आप इनपुट एक लीजिए और ट्राई कीजिए कि ये इनपुट सही है कि नहीं। अगर जी सही है तो उनकी बात मानने में हर्ज क्या है, और जी अगर नहीं सही है तो ही कैन बी पोलाइटली टोल्ड नहीं, आई हैव वेरीफाइड, ये सही नहीं है। जी सर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है रिटायरमेंट के बाद या अपने कैरियर के बीच में ही राजनीति से जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं। क्या आपको किसी ने सुझाव दिया कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, या ये बातें किसी ने, आपके कलीग ने या कोई आपके शुभचिंतक हो, ऐसा कभी जिक्र हुआ आपके साथ? मैंने आपके पूर्व के प्रश्न में ही बताया आपको कि ये हुआ है, और जी मैं क्यों नहीं आऊंगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। जी मुझे करबद्ध होकर के याचना करने का शौक तो नहीं है। जी सर, क्या आप देखते हैं मौजूदा वक्त में, कभी आप बिहार की राजनीति को देखते हैं तो क्या लगता है कि कुछ इसमें सुधार की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है? आप इस सिस्टम में होते तो किस तरह का बदलाव करते, किस तरह का काम करते? क्या आपको कहीं कमी या बदलाव की जरूरत नजर आती है? विवेका जी, इस प्रश्न के भी उत्तर में जी आपसे ही एक प्रश्न हम करते हैं। जी आप एक वोटर हैं, हम भी एक जी वोटर हैं, जी जी और इस तरह से पूरी जनता जो वोटिंग एज की है वो सभी लोग वोटर्स हैं। जी अगर उनसे पूछा जाए कि आप को चुनना है, लिस्ट है आपके सामने, लेट से 15 कैंडिडेट्स का, जी तो आप कैसे चुनेंगे कि आपका जो विधायक हो वो सबसे अच्छा हो? ये जी प्रश्न मैंने बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोगों से किया है। जी आप आंसर ट्राई कीजिए, गिव मी वन क्वालिटी जी जो आप मांगेंगे उसमें। ऐसे तो कई आप क्वालिटीज दे सकते हैं, बट जी जो नंबर वन प्रायोरिटी क्वालिटी होगा, जो आप जी अपने कैंडिडेट को देखना चाहेंगे, जिसको आप चुनेंगे एज योर कैंडिडेट फॉर एमएलए और एमपी, एक गुण बताइए आप जो उसमें देखना चाहेंगे। गुण तो सर मैं एक ही शब्द से एक उसको ही एक्सप्लेन बताइए। करना चाहूंगा। उसको एक समाज सेवी के तौर पर, समाज सेवी मतलब पॉजिटिव। आजकल बहुत लोग अपराध करके भी समाज सेवा से जुड़ प्लीज जाते हमको हैं, तो मेरा मतलब वो नहीं। जी डिस्कशन नहीं करना, कीजिए, एक वर्ड बताइए क्वालिटी में। सर, मैं कह रहा हूँ समाज के प्रति उसकी संवेदना हो, चेतना हो, यही हम एक एमएलए में देखना चाहेंगे। तो सर, विधानसभा और संसद बनाती है कानून। संसद संसद में उसमें संसद में बैठने का कानून। उसमें बैठने का हक ना आपको है, ना हमको है, एमएलए और एमपी को जी है। नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं। आप ही को ना है, आपको नहीं है और उनको जी है। जी जी तो फिर जो उसमें बैठेगा वो कानून बनाएगा। जी
अगर हमको चुनना रहेगा कि हमारा बेस्ट एमपी और एमएलए कौन होगा, तो हम उसको चुनेंगे जिसमें कानून बनाने की क्षमता होगी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल कानून बिल्कुल सर। समझने की क्षमता होगी। जी जी, राइट सर। इस तर्क में आप बताइए हमको क्या गलती है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल राइट है, मैं इस बात से वही एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। देश के राष्ट्रपति भी शा, नहीं कर सकते। जी, शायद यही सवाल लोगों के जहन में है, इसीलिए बार बार जिक्र होता है कि आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को जो है बिहार की राजनीति में आना चाहिए, जिसको कानून की समझ हो और जो जिसको प्रशासनिक अनुभव हो। बिहार के लोग ज़्यादातर यही राय रखते हैं कि बिहार की राजनीति में आप जैसे लोग हों जो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है और उनकी छवि जो है एक ईमानदार रही हो, तो बखूबी उसमें आप फिट बैठते हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल सर ये है कि कोरोना काल में जब बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो टल गए हैं, ऐसे समय में आप विद्यार्थियों को क्या सुझाव देंगे, कैसे? क्योंकि कई बार आप तैयारी कर लेते हैं, आपका एग्जाम नहीं होता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बीच में आ जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या सुझाव देंगे उन छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे थे कि उनका समय से एग्जाम होगा, लेकिन कोरोना की वजह से उनका एग्जाम जो है वो टल गया है? क्या मुझे सुझाव? ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन तो होगा, क्योंकि जब अनलॉक हुआ है तो लोग निकल रहे हैं, एक्सेप्ट कि नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एग्जामिनीज को बढ़ाना पड़ेगा, देयरफॉर जी सेंटर्स को बढ़ाना होगा, थोड़ा जी मास्क लगाना होगा। जैसे एयरक्राफ्ट में इतने लोग जा रहे हैं जी और उनको मास्क करके और प्रोटेक्शन दे करके किया जा रहा है, जी दिस कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं लिया जा सकता है। जी और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, ये जो अच्छे तेज बच्चे हैं उनसे जी मेरी वार्ता हुई, उन लोगों ने कहा कि हम कोरोना के टाइम्स में ज़्यादा पढ़ पाए हैं क्योंकि कोई जी दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा है। तो मुझे मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा हुआ है जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी बढ़ रही है, कामकाज सारा ठप है, तो कहीं ना कहीं अपराध के बढ़ने की आशंका लोगों के जहन में एक भय है, खौफ है। क्या सुझाव देंगे लोगों को जो इस तरह सोच रहे हैं, जिनको भय है, लोग थोड़ा सा आगे के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉमन सेंस से लगता है कि पैसे का अभाव पूर्व की अपेक्षा तो लोगों के में रहेगा, क्योंकि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी घटी है पहले की अपेक्षा। तो जी संभावना मुझे लग रही है कि बढ़ेगा ये। जी इसको टैकल करेंगे, जो नई समस्या है, इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड देयरफॉर जिनको टैकल करना उनको ही सोचना पड़ेगा। बट आई थिंक यू आर राइट, वो थोड़ा तो बढ़ेगा ही। जी सर, कोई अंतिम संदेश जो बिहार के युवाओं को देना चाहेंगे आप? मेरा शुरू से एक ही संदेश रहा है, आपकी शक्ति आपके अंदर है। आप आश्रित मत हो दूसरों पर कि वो शक्ति आएगी और वो शक्ति अवतरित होगी और वो शक्ति आपको अपने कंधे पर लेके भवसागर पार करेगी। ये कोई नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी शक्ति मनुष्य के बीच में होती है जो किसी को कंधे पर बैठा के भवसागर पार करा देती है। जी आपका कर्म ही करेगा और उसी कर्म पर भरोसा कीजिए। जी दूसरों की बात जरूर सुनिए, लोग भवसागर पार कर चुके हैं, उनकी बात सुन लीजिए, लेकिन उसको एडिट कीजिए अपने लाइफ में और देखिए आप कैसे निकल सकते हैं। इट हैज टू बी योर एफर्ट एंड यू कैनॉट जस्ट कीप वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड हेल्प यू आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद।